ओके, सो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपरली। यस सर। ओके बेटा, ये हमारा पहला ही लेक्चर है क्या? यस। वेरी गुड। ओके, चलो ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल से चैप्टर से शुरुआत करेंगे। सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल। वो चैप्टर क्या है? एक्चुअली चैप्टर नंबर 3, दैट इज दी प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम। देखो, पहली बात तो ये समझ लो कि जो एंटायर बायोलॉजी है 11th और 12th, है ना, ये एक्चुअली डिवाइडेड है into some portion is called as a botany, some portion is called as the zoology, some portion is called as what we can say the application biology, application oriented biology। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चीजों को देखते हैं। जैसे बायोटेक्नोलॉजी, अभी बायोटेक्नोलॉजी ये जो चैप्टर है वो डेफिनेटली एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। जब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो जोलॉजी, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे तो बॉटनी। ठीक है, तो आज हम लोग ये बॉटनी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम। देखो, प्लांट का क्या मतलब होता है? जो भी हम लोग आजू बाजू में प्लांट्स देखते हैं, वनस्पति जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रीन होते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ये सब कुछ जिसमें होता है उनको हम लोग प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, देखो, प्लांट्स किसे कहेंगे? जो ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, अभी ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो, है ना, खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। वो ग्रीन होते हैं, है ना, ये है। वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स से बने होंगे, है ना। मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं मोस्ट, है ना, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बाकी भी कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। बट वन थिंग यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि प्लांट्स में जो होता है, प्लांट्स हैव ऑर्गन। ठीक है, देखो, प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि लीफ, स्टेम, है ना, फ्लावर, रूट, है ना, ये सब अलग अलग पार्ट है, अलग अलग ऑर्गन्स पाए जाते हैं। बट प्लांट्स में ना ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। जैसे हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम उनमें नहीं होता। तो उनमें सेल्स है, टिश्यू है, ऑर्गन्स है, बट ऑर्गन सिस्टम नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? देयर इज नो ऑर्गन सिस्टम इन द प्लांट्स। फ्रूट इज ऑर्गन, फ्लावर इज द ऑर्गन, सीड इज द ऑर्गेनल स्ट्रक्चर। सो बट डू नॉट हैव जाइलम, फ्लोएम, वेस्क्युलर ऑर्गन बोलते हैं उसको, है ना, बट नॉट, इट्स नॉट इन सिस्टम। सो देखो, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी चीज है। ठीक है, देख, यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको हम बेसिकली, है ना, पहले तो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे प्लांट्स के। कितने प्रकार के प्लांट्स है भाई दुनिया भर में? कितने आप जानते हो? कितने अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में आप जानते हो? हाउ मेनी प्लांट्स यू नो? डिफरेंट प्लांट्स। ठीक है, यू कैन काउंट, यस सर, नो, यू कैन काउंट 1 2 3 100, whatever मे बी 500। 500 तो बहुत ज्यादा हो जाता है, अगर आपको पता है 500 डिफरेंट प्लांट्स है ना। मैंगो प्लांट है, रोज प्लांट है ना। So all these are what the plants, but how to classify them? Because you know, see, दुनिया भर में अगर आप लिविंग वर्ल्ड चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें लिखा है 1.7 मिलियन स्पीसीज है, अलग अलग, है ना, 1.7 मिलियन। आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ दिस बच्चों, 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज है। ठीक है, रिमेनिंग 0.5 मिलियन प्लांट स्पीसीज है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो तो डाइवर्सिटी जो है वो प्लांट्स की थोड़ी कम है एज कंपेयर टू द एनिमल्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द सिंपल थिंग, है ना, बहुत ही कम हो गए।
अब चलो बात करते हैं, अगर हम फिर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को यार एक साथ स्टडी कैसे करेंगे, जैसे एंटायर साइंस को हम कैसे स्टडी करेंगे, नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने उसको छोटे छोटे सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कितना भी है, ठीक है, बाइफरकेशंस कर दिए ताकि हम लोग एक साथ एक चीज को फोकस कर सके। बट यार इवन एंटायर केमिस्ट्री आप एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, है ना, तो आप उनको भी डिवाइड कर देते हो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना, इस तरह से जो भी बाइफरकेशंस कर सकते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सो इस तरह से हम लोग, है ना, उसके पार्ट्स बना लेते हैं, पार्ट्स के भी पार्ट्स बनाते चले जाते हैं ताकि हम आराम से उसको स्टडी कर सकें। एनीवे, तो व्हाट इज द, है ना, यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि जब भी हम प्लांट्स को पढ़ते हैं तो स्टडी जो है ना, उसको हम लोग एक्चुअली कहते हैं फाइटोलॉजी। फाइटोलॉजी, और वी इवन कॉल इट एज द बॉटनी। ठीक है, देखो फाइटोस का मतलब प्लांट होता है, लॉजी का मतलब स्टडी है, ठीक है। सो फाइटोलॉजी वर्ड इसमें हम लोग कहते हैं, ठीक है। नाउ सपोज अगर हम दुनिया भर में जितने प्लांट्स को देखेंगे ना आजू बाजू में, इनको बाइफरकेट कर पाना आसान है, मतलब इजीली हम लोग समझ सकते हैं। तो दो प्रकार के हम लोग प्लांट्स बोलते हैं, सबसे बड़ा जो ग्रुप होता है, ठीक है, एक को कहते हैं बच्चों हम लोग क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिप्टोगैम्स। दूसरा जो ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं फेनेरोगैम्स। अभी यार इनका मतलब क्या है ना, क्रिप्टोगैम और फेनेरोगैम। देखो हम लोग इम्पोर्टेंटली जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करता है ऑन अर्थ, दे रिप्रोड्यूस, है ना, रिप्रोडक्शन इज अ वेरी गुड कैरेक्टरिस्टिक फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज, ठीक है। सो टू कंटिन्यू स्पीसीज they must reproduce, but how they reproduce, that is the question. So some plants reproduce by producing spores, ठीक है, some plant reproduce by producing spores and some plants reproduce by producing seeds. तो कुछ प्लांट्स स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट सीड प्रोड्यूस करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। स्पोर्स एज वेल एज व्हाट द सीड्स, ऐसे इस तरह से बच्चों हम लोगों को देखने को मिलता है ना, स्पोर्स, सीड्स। नाउ देखो, स्पोर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को हम लोग क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, या तो उनको हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं, ठीक है। तो उनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो क्रिप्टिक है। क्रिप्टिक का मतलब दे आर हिडन, दे आर नॉट विजिबल क्लियरली, you have to observe them under microscope, yes or no, you cannot clearly understand which are the actually sex organs by naked eyes, so हम लोग उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। फेनोरोगैम्स में होता क्या है ना, दे हैव द कॉन्स्पिक्यूअस, सॉरी, दे हैव द कॉन्स्पिक्यूअस सेक्स ऑर्गन। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है विजिबल, है ना, वेरी विजिबल, जैसे कि फ्लावर, फ्लावर इज द सेक्स ऑर्गन एंड इट इज विजिबल, जितना भी छोटा फ्लावर हो बट आपको, है ना, क्लियरली दिखाई देता है। तो ये है कॉन्स्पिक्यूअस, मतलब प्रॉपर मैनिफेस्ट होने वाले बड़े सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो हमें क्लियरली देखने को मिलते हैं। दे आर नॉट क्रिप्टिक गैमेट्स, गैम्स इज व्हाट द सेक्स ऑर्गन्स, क्रिप्टोगैम, फेनेरोगैम, ठीक है। सो दैट्स इट, वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी प्लांट्स होते हैं ना, देखो जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं, स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब ही क्या होता है, सीड बियरिंग प्लांट, है ना, सीड बियरिंग प्लांट, सीड बियरिंग प्लांट। तो ये है बेटा दो मेन ग्रुप जो भी प्लांट्स के होते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब होता है स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब ही होता है बच्चों सीड, ठीक है, स्पर्मा का क्या मतलब होता है, सीड। फाइटा का मतलब है प्लांट्स, तो स्पर्मेटोफाइटा इसका मतलब क्या हो गया, सीड बियरिंग प्लांट, ठीक है, जिसको सीड आता है वो, है ना, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मा, स्पर्मेटोफाइटा।
मतलब जितने भी फेनोरोगैम्स हैं सारे बेटा स्पर्मेटोफाइट्स भी है, ऑल ऑफ देम आर स्पर्मेटोफाइट्स, तो सेम ही है, ठीक है। बट फेनोरोगैम हम लोग उसमें कैसा सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होता है इसके हिसाब से कहते हैं, है ना। स्पर्मेटोफाइटा उसको सीड प्रोड्यूस होता है इसीलिए कहते हैं। सो दिस वे देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ द प्लांट्स, वन इज अ क्रिप्टोगैम्स, वन इज अ फेनोरोगैम्स। क्लियर? यस एवरीवन, है ना बच्चों? नाउ देखो, हम Yes, sir. लोगों को बच्चों तीन प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है। क्रिप्टोगैम्स में हमें पढ़ना है एल्गी, है ना। दूसरा होता है बच्चों ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। ऐसे ऐसे बच्चों तीन ग्रुप है जो कि क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम तीनों के तीनों क्रिप्टोगैम है। इनमें हम लोग दो ग्रुप पढ़ेंगे। एक होता है बेटा जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म जिनमें सीड तो है बट नेकेड होता है, नेकेड सीड मतलब फ्रूट नहीं बनता, बस सीड ही बनता है, ठीक है। और आखिरी में बच्चों एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स के अंदर सीड होता है। तो ऐसे प्लांट जिनमें सीड भी बनता है और उसके ऊपर फ्रूट भी होता है, ठीक है, फ्रूट का कोटिंग होता है, तो वो एंजियोस्पर्म्स है। एनक्लोज्ड सीड, ठीक है, ओपन सीड, एनक्लोज्ड सीड, इसका सीधा मतलब है, ठीक है। सो एल्गी, ब्रायोफाइटा, एल्गी तो आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत से लोगों ने, यस और नो, एल्गी Yes, तो sir. देखा ही होगा, Yes, sir. कम से कम अलगल ब्लूम देखा होगा आप लोगों ने, है ना। कभी कभी देखो पानी के ऊपर एकदम ऐसे ग्रीन ग्रीन हो जाता है टोटल, है ना, अलगल ब्लूम। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर जाके गोल्फ खेलेंगे अभी, है सही। सो एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ऐसे प्लांट्स है भाई। तो इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो जो एनसीईआरटी में दी है उतनी तो जो भी हमें सीट में नीट में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं उतना हमें जानना है। एकदम हमें कोई बड़ा टैक्सोनॉमिस्ट तो बनना नहीं है, ठीक है। कीप इट सिंपल, कीप इट नॉर्मल। तो ये है बेटा दो ग्रुप, क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स, ठीक है। तो ये है एक स्टाइल, है ना, डिवीजन का। नाउ देखो एक और स्टाइल देखते हैं कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द प्लांट्स, how we can classify the plants। देखो प्लांट्स को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस, आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत सुना होगा इसके बारे में, जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसमें क्या है कि प्लांट्स में है ना फूड को कंडक्ट करने के लिए और वाटर को कंडक्ट करने के लिए, मतलब देखो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में फूड वाटर इसका सप्लाई करने के लिए जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम फ्लोएम जैसी ट्यूब्स होती है, पाइपलाइन होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या वो सारे ही प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं, ठीक है, जाइलम फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम तो सभी प्लांट में नहीं होते, इसीलिए हम लोग प्लांट्स को दो अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं। एक को बोलते हैं बच्चों नॉन वेस्क्यूलर प्लांट, क्या कहते हैं उसको हम लोग? नॉन वेस्क्यूलर प्लांट्स। और एक होता है वेस्क्यूलर प्लांट, ठीक है। देखो नॉन वेस्कुलर का मतलब क्या होता है ना, नॉन वेस्कुलर का मतलब होता है नो जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो जिनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते वो है नॉन वेस्कुलर प्लांट, जिनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं वो होते बेटा, है ना, वेस्क्यूलर प्लांट। सिंपल। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बच्चों देखो नोटिस करना कि यहाँ बच्चों यहाँ जो दो ग्रुप है देखो, यहाँ देखो एल्गी और ब्रायोफाइटा, ये दोनों नॉन वेस्क्यूलर प्लांट है, ठीक है। बट अगर आप वेस्कुलर प्लांट देखोगे तो आपको मजा आएगा कि यार ये तो है ना अपना टीम ही बदल लिया। देखो टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, एज वेल एज यहाँ देखो ये है एंजियोस्पर्म। तो ये तीन है, ठीक है। ये कौन है बच्चों? ये तीनों क्या है? वेस्क्यूलर Vascular. प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम बंडल होते हैं। अब ये जो एल्गी है और ब्रायोफाइट है इनमें ऐसा नहीं होता। तो ये देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन हमेशा बार बार पूछते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है बच्चों। क्वेश्चन है विच ऑफ
the following, which of the following is called vascular cryptogam? हम कौन से प्लांट ग्रुप को वैस्क्यूलर क्रिप्टोगैम कहते हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो कैन यू पीपल गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन? यस, व्हाट शुड द Yes. आंसर? बोलो। Pteridophyta. एग्जैक्टली ये एकमात्र ऐसा बंदा है या इधर छुपा हुआ, ये देखो ये वाला, जो एक्चुअली है ना हमें दिखाई दे रहा है, ये है क्रिप्टोगैम बट है वेस्क्यूलर। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम का जो आंसर आता है बच्चों, वो आता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा इज आवर आंसर। वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम कौन है भाई? हाँ, टेरिडोफाइटा है। कितना इजी है ना, बहुत आसान। तो दिस इज वेरी सिंपल। नाउ कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। ठीक है, तो बेटा पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब लैंड प्लांट, जमीन के ऊपर सबसे। देखो एल्गी आपको है ना पूरे पानी में देखने को मिलते हैं, कभी बेटा वो अर्थ के ऊपर आपको देखने को मिलते हैं ना। एल्गी आर ऑलवेज वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट, शैवाल जिसको हम लोग कहते हैं, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द वाटर बॉडीज। ठीक है, इधर मरीन वाटर और समथिंग। बट ब्रायोफाइट्स पहले प्लांट है जिन्होंने अर्थ के ऊपर कदम रखा। दे ग्रो, दे नीड वाटर फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। ब्रायोफाइट को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि उनका फर्टिलाइजेशन बिना पानी के तो हो नहीं सकता, विदाउट वाटर वो अपना रिप्रोडक्शन कर नहीं सकते। बट दे ग्रो ऑन द सॉइल, दे ग्रो ऑन द लैंड। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, the answer for this question is, what is? It's the bryophyta. Very good. Next, अभी आता है बेटा तीसरी चीज, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आप बताना है ना, which is the first terrestrial vascular plant? ना अब देखो है ना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहला टेरेस्ट्रियल, जमीन के ऊपर ग्रो होने वाला, और वैस्कुलर। तो ऑब्वियसली बेटा आंसर ब्रायोफाइट तो आएगा नहीं, है ना। आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली, क्योंकि फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट ही टेरिडोफाइट है, तो ये जमीन के ऊपर पहले आया, ब्रायोफाइट के बाद में आया, बट है ना पहले, इनके पहले तो आया यार। तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वैस्कुलर प्लांट जो है, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर होना चाहिए बेटा टेरिडोफाइटा। दैट्स इट, सिंपल, है ना। तो देखो आपको मतलब मैंने बताया कि किस तरह से हम डील करते हैं। मैंने क्या किया, एक छोटा मेमोरी मैप बनाया, कंसेप्ट को समझा, और फिर उसके ऊपर मैंने क्वेश्चंस देखे। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारी इफेक्टिव स्टडी होती चली जाती है, क्योंकि हमें कंसेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, तो हम लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जब रटना ही पड़ता है ऐसा, अगर मन में बैठे लेके बैठे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग इज द की थिंग। ओके, एंड देन इफ यू आर, है ना, बहुत ज्यादा डेटा है तो रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। सो नाउ द थिंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वगैरह, आपका आपको आ गया। बट मैं यहाँ पे ना रुकते हुए प्लांट्स को और थोड़े अलग ढंग से क्लासिफाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ, देखो हमारी लाइफ के बारे में अगर हम लोग देखें ना, हमारी लाइफ कहाँ से शुरू होती है। मैं आपसे पूछता हूँ सबसे कि आपकी लाइफ कब शुरू हुई, व्हेन इट स्टार्टेड। ठीक है, एज एन इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी आपको कब से मिली। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही सिंपल ही देना है। वो क्या है, जैसे हमारे बड़े लोग जो होते हैं, चाचा फूफा, इधर वाले दुनिया वाले लोग जो है कुछ स्टोरी बताते हैं। जब हम लोग कुछ बोलते हैं कि मैं यह नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, तो हमारे जो एल्डर लोग हैं ना हमको समझाते हैं, बोले यार तुझे बहुत कुछ मिला है, जब मैं छोटा था, ठीक है, तो मैं ऐसा करता था, मेरे पास ये नहीं था, है ना,
गाड़ी नहीं थी, घोड़ा नहीं था, नदी थी, नदी में कूद कर तैर करके स्कूल जाते थे, ऐसे भी कहानी बताते हैं। ठीक है, क्यों मोटिवेट हो, है ना। सच्चाई तो कोई भी नहीं जानता। ठीक है। सो बट यहाँ मुद्दा क्या है कि अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछो कि आप कितने छोटे थे, कब से शुरू हुई आपकी कहानी, तो आंसर बड़ा ही सिंपल है। मैं जब जायगोट था, जायगोट सिंगल सेल, मैं एक सिंगल सेल था, है ना। मैं एक सिंगल सेल, मेरी कहानी, सबकी अपनी कहानी बेटा जायगोट से शुरू होती है। ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल। ठीक है, मैं जब जायगोट था मदर के, है ना, फैलोपियन ट्यूब में था, वहां से तैर तैर करके नीचे उतरा, फिर बेटा यूटेराइन वॉल में घुसा, फिर 2 सेल का बना, फिर 4 सेल का बना, ऐसे बनते चला गया। यस सर, नो, दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर पॉइंट। इसका सीधा मतलब है कि जायगोट से एक चीज बनती है। क्या बनता है पता है? अब सपोज ये जायगोट है, कौन बताएगा रे जायगोट से क्या बनता है डिवाइड हो? एनीवन कैन टेल मी? उसको क्या बोलते हैं पता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो आप कोई भी प्लांट उठाओगे ना, प्लांट उठाओगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो चीज बनती है जायगोट बनती है। ठीक है, बट जायगोट के बाद में, है ना, एल्गीज के केस में क्या होता है कि जायगोट के बाद में तुरंत फिर से रिडक्शन डिवीजन होता है, तो उनके केस में कभी एम्ब्रियो बनता नहीं, डायरेक्ट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनती है। तो मैं वो कंसेप्ट समझाऊंगा आपको सारे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं सादी वाक्य बोलता हूँ, सिंपल स्टेटमेंट इज दैट कि एल्गी डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो, एल्गी डू नॉट हैव एम्ब्रियो। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। एल्गी डू नॉट हैव स्टेम, लीफ, है ना। ऐसे कोई भी पार्ट जो हम लोग प्लांट्स में देखते हैं, बड़े प्लांट्स में जो होता है, उनमें सिर्फ फिलामेंट होते हैं, धागे धागे फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है, सो दे हैव filamentous body, they have unicellular body, they have a flat body, but they do not have a proper root, stem, leaves, ऐसा कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर उनके पास होता नहीं है। दे नेवर फॉर्म द एम्ब्रियो, उनके केस में एम्ब्रियो नहीं बनता। तो बेटा क्योंकि उनकी बॉडी एकदम थैलस जैसी होती है, थाली जैसी या फाइबर जैसे, तो इनको हम लोग बोलते हैं थैलोफाइटा। वी कॉल देम थैलोफाइटा। ठीक है, और जिनमें एम्ब्रियो बनता है उनको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोफाइटा। फाइटा का मतलब प्लांट है, फाइटा का मतलब प्लांट है, फ्लाइटा का मतलब प्लांट है, फाइटा मींस प्लांट्स। थैलोफाइटा, द प्लांट विच डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यस, है ना। एंड एम्ब्रियोफाइटा मींस दे फॉर्म द एम्ब्रियो। तो जिनमें एम्ब्रियो बनता है ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स, और जिनमें कभी एम्ब्रियो बनता ही नहीं, ऐसे प्लांट। तो बच्चों यहाँ हम लोग नोटिस कर सकते हैं, यहाँ और बेटा ग्रुप चेंज हो गया है। देखो कैसे ग्रुप चेंज हुआ, यहाँ पे सिर्फ अकेला एक ही बैठा हुआ है, कौन है? एल्गी। ठीक है, इंटरेस्टिंगली आपको देखने को मिलेगा कि एम्ब्रियोफाइटा में बेटा 4 ग्रुप है। एक कौन है बताओ? ब्रायोफाइटा। बाकी तो है बच्चों टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टीम बदल दी भाई ने, ब्रायोफाइट ने भी अपनी टीम बदल दी। ठीक है, सो कैन आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन नाउ, वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये है ना, यहाँ पे अगर हम लोग देखो, हम लोग ये पूछेंगे कि बताओ यार फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कौन है? Bryophyta. एग्जैक्टली, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट प्लांट इज व्हाट? द ब्रायोफाइट। आपको किसी को भी क्लिक हुआ? इसका नाम क्या है? देखो, ब्रायो। ठीक है, और ये कौन सा वर्ड है बच्चों? एम्ब्रायो। यस और नो एवरीवन? Yes, sir. हाँ, देखो ब्रायोफाइटा मतलब ऐसा प्लांट बॉडी जिसमें सबसे पहले एम्ब्रियो का ओरिजिन होते हुए दिखाई देता है इवोल्यूशन में, क्योंकि इसके पहले वाले जो प्लांट्स है एल्गी, उनमें एम्ब्रियो नहीं है, ये जो है इनमें एम्ब्रियो है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोफाइटा। दैट्स इट, सिंपल। तो ये सारे एम्ब्रियोफाइट्स हैं क्योंकि इनके अंदर आपको देखने को मिलता है ना। एम्ब्रियो अगर एनक्लोज हो जाए, एम्ब्रियो क्लोज्ड हो जाए, तो उसको हम सीड कहते हैं, है ना। तो पहले एम्ब्रियो नेकेड था, बाद में एम्ब्रियो क्लोज्ड हो गया, तो हो गया बेटा सीड। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमें इवोल्यूशन देखने को मिलता है। देखो इसमें एम्ब्रियो नहीं है, इसमें एम्ब्रियो है, इसमें एम्ब्रियो है, इसमें एनक्लोज्ड एम्ब्रियो है, एनक्लोज्ड एम्ब्रियो है, मतलब इन दोनों में ओपन एम्ब्रियो है, इसमें क्लोज्ड एम्ब्रियो है। क्लोज्ड एम्ब्रियो को ही हम लोग सीड कहते हैं। सिंपल है ना। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटिक प्लांट आपको पता होना चाहिए। तो क्या मैं ब्रायोफाइट को ये कह सकता हूँ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल, है ना, एम्ब्रियोफाइट? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट भी है और पहला एम्ब्रियोफाइट भी है। ठीक है, तो इसलिए उसको मैं फर्स्ट, है ना। यहाँ पे अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि विच वन इज द नॉन वेस्क्यूलर एम्ब्रियोफाइट, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो ये वेस्क्यूलर है, टेरिडोफाइट इज वेस्क्यूलर, जिम्नोस्पर्म इज वेस्क्यूलर, एंजियोस्पर्म इज वेस्क्यूलर, तो नॉन वेस्क्यूलर यही है ना। तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइट। So I hope you are confident enough about the plant kingdom. It's very simple, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। नाउ देखो, मैं एक बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे आपको, है ना, शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही बेसिक नॉर्मल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ आप में से कितने बच्चे माइटोसिस मियोसिस के बीच का डिफरेंस जानते हैं? यस सर। है ना। देखो माइटोसिस में क्या होता है बच्चों, ये सिंगल सेल है ना, ये एक सिंगल सेल है, इस सिंगल सेल से दो सेल बन जाते हैं, है ना। ये डिवाइड हो जाएगा, दो सेल बन जाएंगे। जैसे अब हमारे ह्यूमन बीइंग के सेल के बारे में बात करें ना, तो हमारे सेल में है ना 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, हमारे न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम होते हैं, शायद आपने सुना होगा, है ना। क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम, हैव यू हर्ड अबाउट दिस? बट ये यस सर। कहना सही नहीं है, इसको ये सही नहीं है, हम लोग इसको अलग ढंग से कहते हैं। कैसे कहता हूँ देखो मैं, वी हैव 23 पेयर। नाउ एक्चुअली ये 46 ही है, बट कैसा कहा मैंने, 23 पेयर, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, है ना, माइटोसिस जब होता है तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें भी 23 पेयर आ जाएंगे और इसमें भी 23 पेयर आ जाते हैं। देखो n का मतलब है 23 क्रोमोसोम और 2n का मतलब है 46। ठीक है, मतलब 23 का पेयर, है ना। तो बेटा ये वाला जो सेल है वो 2n है, तो 2n से हमें दो डॉटर सेल मिलते हैं जो दोनों ही 2n होते हैं। ठीक है, n 2n। ठीक है, क्लियर है क्या? यस बच्चों, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। ठीक है, माइटोसिस में, है ना, जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में आ जाते हैं। उसको मैं इक्वल डिवीजन कहता हूं। तो ये है मेरे लिए माइटोसिस। माइटोसिस में होता क्या है बच्चों? माइटोसिस में होता है इक्वल डिवीजन। समथिंग इक्वल डिवीजन। ठीक है, तो माइटोसिस में इक्वल डिवीजन होता है। इक्वल डिवीजन का मतलब ये है कि पेरेंट सेल की जितनी प्लॉइडी है, पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि पी प्लांट है, पी प्लांट आपने देखा होगा, सुना होगा, शायद आपने मेंडल के बारे में सुना होगा, ग्रिगोर जॉन मेंडल। उसने जेनेटिक्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप ऐसा कुछ बताया था। हैव यू हर्ड अबाउट इट? यस और नो, जेनेटिक्स के बारे में? ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे। देखो यहाँ बहुत सिंपली मैं आपको साधा एकदम, एक सेल है, एक सेल डिवाइड होकर के अपने दो सेल बना लेता है, इसको सेल डिवीजन कहते हैं। बट माइटोसिस में क्या होता है कि पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में मेंटेन रखेगा। अगर, है ना, पेरेंट सेल में 14 क्रोमोसोम है तो बेटा डॉटर सेल में भी 14 क्रोमोसोम आएंगे। अगर पेरेंट सेल में 28 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में 28 क्रोमोसोम होंगे।
अगर पेरेंट सेल में 1000 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी 1000 क्रोमोसोम होंगे, मतलब द सेम क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड, है ना। पेरेंट में जितना है उतना ही डॉटर सेल में आएगा। इसी को हम इक्वल डिवीजन कहते हैं, इसी को हम माइटोसिस कहते हैं। इज इट क्लियर? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल सा पॉइंट है इसको हमें थोड़ा और ढंग से समझना पड़ेगा, है ना। अभी देखो, मैं अगर आपसे ये पूछूं, आप सब में से बहुत से लोग आंसर दे सकते हैं। आपकी स्किन है ना, स्किन, स्किन के सेल में कितने क्रोमोसोम है? तो आप बोलोगे सर स्किन के सेल में है ना 23 पेयर होते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मैंने पूछा कि आपका किडनी है, किडनी के सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो सर किडनी के सेल में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 पेयर होते हैं। वेरी गुड। मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट के बारे में अगर मैं पूछता हूँ, है ना, एनी बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमंस, और उसमें जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं बच्चों, है ना, मतलब एनी पार्ट ऑफ द जो ह्यूमन है, उसमें बच्चों आपको जो भी सेल्स देखने को मिलते हैं, उन सेल्स में ऑब्वियसली 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ही 23 पेयर, है ना, मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। राइट नाउ, अब मैं अगर ये पूछूं कि किसी भी इंसान के स्पर्म में, जो मेल होता है, मेल के स्पर्म में कितने क्रोमोसोम होंगे? ठीक है, या तो फीमेल के एग सेल में, मतलब फीमेल गैमिट में, और मेल गैमिट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो अब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, बोलो। 23. 23 पेयर। 23 पेयर नहीं होंगे, सिर्फ 23 होंगे। हाँ, नाउ देयर इज अ डिफरेंस, यू नो, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे जब भी बेटा हम लोग माइटोसिस ये वर्ड यूज करते हैं, सिंपल एक माइटोसिस ये जो वर्ड मैंने अगर यूज किया, तो क्या होगा? माइटोसिस ये वर्ड में मुझे तो ये समझ में आता है कि हाँ, जितना क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल में था, बट जब मैं मियोसिस ये वर्ड यूज करूंगा, अभी देखो, ये है ना, किसी भी मेल है, कोई मेल, और उसके टेस्टीज में जो, है ना, स्पर्मेटोसाइट मदर सेल्स होते हैं, उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ये डिप्लॉयड है, 2n डिप्लॉयड। अब क्या होगा, ये जो है ये डिवाइड होगा, और इससे एक्चुअली हमें 4 सेल मिलते हैं, 4 सेल विल गेट। ठीक है, मतलब विल गेट द 4 स्पर्म फ्रॉम ए सिंगल, है ना, स्पर्मेटोसाइट मदर सेल। तो बेटा हर एक में इसमें 23 होंगे, इसमें 23 होंगे, इसमें 23 और इसमें 23, मतलब ये होगा n n n n। तो जब हम लोग बोलते हैं कि हाँ पेरेंट सेल इज डिप्लॉयड, तो बेटा जो मेल गैमीट्स हैं इनको मैं क्या बोलूंगा? दे आर दी हैप्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। तो हुआ क्या, है ना, यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से देखोगे तो जितने क्रोमोसोम पेरेंट में हैं उसका एग्जैक्ट हाफ, है ना, हाफ द नंबर इज प्रेजेंट इन द डॉटर सेल्स। तो इसको बोलते बेटा हम लोग मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है? माइटोसिस में पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम हैं उतने ही डॉटर सेल में मेंटेन रखे जाएंगे। मियोसिस में पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम है उसका एग्जैक्ट आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। इज इट क्लियर? है ना? यस बच्चों। तो यहाँ यस। थोड़ा ध्यान देखना, थोड़ा यहाँ ध्यान देना। देखो, हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्स। एक्स का मतलब होता है बच्चों बेसिक क्रोमोसोम नंबर, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। ठीक है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर, एक्स का मतलब है बेसिक क्रोमोसोम नंबर। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के लिए बेसिक क्रोमोसोम नंबर है 23। मतलब आप एक सेट लोगे ना क्रोमोसोम्स का, तो उसमें 23 क्रोमोसोम रहेंगे। पी प्लांट में, है ना, दैट इज द 7,
मतलब अगर आप एक सेट लेते हो तो एक सेट में 7 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। सिंगल सेट हैव द 7 क्रोमोसोम, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक क्रोमोसोम नंबर। जैसे अगर आप फ्रूट फ्लाई लेते हो, फ्रूट फ्लाई, उसमें सिर्फ 4 ही क्रोमोसोम होंगे, बेसिक क्रोमोसोम नंबर। एक सेट में 4 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एन देन? एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स, ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स, जिसी को हम लोग प्लॉइडी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? प्लॉइडी। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट्स। जैसे कि वन सिंगल सेट, एन का मतलब क्या है बेटा? सिंगल सेट, है ना। तो ऑब्वियसली दिस इज एन इज अ सिंगल सेट, तो सिंगल सेट है तो ह्यूमन बीइंग में 23 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि एक सेट में 23 होते हैं, है ना। नंबर ऑफ टाइम द एक्स इज रिपीटेड ओनली वन टाइम, एन, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम, इफ सपोज एक्स इज रिपीटेड 2 टाइम्स, मतलब किसी में 2 जोड़े होंगे, 2 सेट्स होंगे, तब उसको मैं क्या बोलता हूँ? 2n। 2n मतलब क्या होगा बेटा? उसमें डबल सेट होगा, करेक्ट है। तो डबल सेट होगा तो उसमें क्या होगा? 23 प्लस 23, इस तरह से होगा। ये एक सेट है, ये एक सेट है ना। दिस इज एक्स नंबर फॉर द क्रोम, है ना, बेस ह्यूमन बीइंग्स। तो x प्लस x is present in 2n and go on 3n 3 times, 4n means 4 times, 5n means 5 times, that can be happen। तो इसमें क्या होगा? ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ह्यूमन बीइंग अगर ऐसा होगा तो 23 प्लस 23 प्लस 23, जैसे 3 बार x रिपीट हुआ है, सो देयर आर 3 सेट्स। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? इनको क्या कहेंगे बच्चों? है ना, 4n को हम लोग क्या कहेंगे? इट हैज अगेन एंड द 4 टाइम x प्लस x प्लस x प्लस x 4 टाइम्स। 5 है ना, तो क्या बढ़ा? x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, so that is a 5n। go on, ठीक है। so what we call it, है ना, what we call this one। तो बेटा अगर डबल सेट है तो उसको मैं डिप्लॉयड बोलता हूँ। प्लॉयड ही है ना, डिप्लॉयड, 2 बार सेट रिपीट हुआ, सेम सेट। देखो सेट यहाँ पे डिसाइड हुआ, अच्छा ये सेट है, x इज द सेट, सॉरी नंबर, सेट नंबर 1, n इज अ वन सिंगल सेट, 2n इज अ 2 सेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बेटा इसको बोलेंगे ट्रिप्लॉइड, यस जय, करेक्ट है। देन 4n, 4n क्या होता है बच्चों? क्या होगा यार? टेट्राप्लॉइड। देन 5n क्या होगा? सिंपल पेंटाप्लॉइड, है ना। 6n क्या होगा? 6n should be hexaploid, but what should be the n then? सबसे क्वेश्चन तो यही है, what is n? n का मतलब क्या है बताओ? what is n? n का क्या मतलब होगा? and the answer is for the n is what? n is the monoploid। मोनो मीन्स एक ही बार। तो सर हैप्लॉइड क्या है मेरा? ये क्वेश्चन आता है, बराबर है, यस और नो? हैप्लॉइड कोई चीज होती नहीं है एक्चुअली, प्लॉइडी में हैप्लॉइड इज नथिंग, यस। हैप्लॉइड बेटा सिर्फ मियोसिस के रिलेशन में कहा जाएगा, यस और नो। हैप्लॉइड क्या होता है अब आपको समझ में आएगा। देखो मैं ये कहता हूँ, वर्ड देखो कि मियोसिस क्या है। मियोसिस मीन्स पेरेंट सेल के जितनी प्लॉइडी है उसका हाफ हो जाना हैप्लॉइड होता है। अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड एन होगा, करेक्ट है। आपको बात समझ में आती है क्या? है ना, पेरेंट की प्लॉइडी अगर 4n है, अगर सपोज एक 4n सेल है, वो टेट्राप्लॉइड है, 4 बार सेट उसके पास है, एक ही सेट 4 बार रिपीट है, तो उसका हैप्लॉइड क्या होगा बच्चों? बताओ तो उसका हैप्लॉइड क्या होगा ना? 2n। 2n। तो 2n इज हैप्लॉइड। सर फिर बुक्स में n को ही हैप्लॉइड क्यों लिखा रहता है? बहुत आसान है, बाय डिफॉल्ट, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी नॉर्मली प्लांट देखने को मिलते हैं, ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, एनिमल्स देखने को मिलते हैं, इंसेक्ट देखने को मिलते हैं, ये सब डिप्लॉयड है, बाय डिफॉल्ट दे आर डिप्लॉयड। तो उनका हैप्लॉइड हमेशा मोनोप्लॉइड होगा, एन इज अ हैप्लॉइड, इसीलिए बुक्स में हैप्लॉइड एन लिखा रहता है। बट एन का मतलब मोनोप्लॉइड है, हैप्लॉइड नहीं। हैप्लॉइड का क्या मीनिंग है रे? मैं लिखूं यहाँ पे, कौन बताएगा? बताओ व्हाट इज हैप्लॉइड?
half of the equal. है ना, दैट इज हैव द प्लॉइडी ऑफ पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल में जो भी प्लॉइडी है उसकी हाफ प्लॉइडी। देखो माइटोसिस के बारे में अगर बोलूं तो अगर प्लांट सेल एन है, मोनोप्लॉइड है, तो वो बिल्कुल बेटा मोनोप्लॉइड ही सेल बनाएगा, क्योंकि वो इक्वल पेरेंट में जितना है उतना डॉटर सेल में आता है। यही माइटोसिस है। पेरेंट अगर डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉइड होंगे। पेरेंट सेल अगर ट्रिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी ट्रिप्लॉइड होंगे। पेरेंट से अगर टेट्राप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी टेट्राप्लॉइड होंगे। पेरेंट अगर पेंटाप्लॉइड है तो डॉटर भी पेंटाप्लॉइड होंगे। पेरेंट अगर हेक्साप्लॉइड हेक्साप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी हेक्सा, मतलब जो प्लॉइडी पेरेंट सेल में है वही बच्चों डॉटर सेल में आती है। इसी को हम लोग इक्वल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बच्चों माइटोसिस। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू नाउ माइटोसिस क्या है। माइटोसिस समझ में आया? जितनी प्लॉइडी पेरेंट में है उतनी ही डॉटर सेल में रहेगी, दैट इज माइटोसिस। नाउ व्हाट इज मियोसिस? सी, मियोसिस में प्रॉब्लम ये है कि देखो एन है, एन से कुछ नहीं हो सकता, एन कैन नॉट शो द मियोसिस। क्यों? क्योंकि एक सिंगल सेट है यार। अभी आपके बॉडी में यार 23 सेल है तो 23 का डिवीजन हो नहीं सकता, क्योंकि दैट इज योर बेसिक क्रोमोसोम नंबर। एक्स इज अ बेसिक क्रोमोसोम नंबर। तो क्या स्पर्म मियोसिस करेगा? नहीं करेगा। क्या एक सेल मियोसिस करेगा? नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? यस बच्चों, है ना? आप अपने सेट को डिवाइड नहीं कर सकते। जो भी सेट है 23 है तो 23 है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। जो है वो इंटैक्ट रखना पड़ेगा, नहीं तो ह्यूमन कहेंगे ही नहीं हमको फिर। ठीक है, ह्यूमंस की आइडेंटिटी है, इट मस्ट हैव कम से कम 23 क्रोमोसोम इन अ सिंगल सेट, दैट्स इट। तो बेटा एन का मियोसिस नहीं हो सकता, बट 2n का मियोसिस हो सकता है। 2n can be divided into n, so it has a two sets, we can make one set, that's it. Yes or no? Haploid. But see again the thing is what 3n है ना, 3n। now यहाँ पे मियोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि दो सेट तो अलग हो जाएंगे। जो तीसरा सेट है उसका क्या, उसका आधा करोगे क्या तुम? 1.5 into 1, ऐसा कुछ नहीं होता। सो जब 3n है तो मियोसिस नहीं हो सकता। अगेन द सेम थिंग, 4n है ना बच्चों, तो हो सकता है, दो सेल बन जाएंगे 2n 2n। बट अगर 5n है तो नहीं हो सकता। 6n है तो मियोसिस हो सकता है ना? इधर 3 सेट चले गए, दूसरी तरफ 3 सेट चले गए, हो गया इक्वल, है ना? रिडक्शन डिवीजन। तो बेटा ये चीज होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। इसे हम लोग कहते हैं मियोसिस। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। अगर है ना 7n है तो मियोसिस हो सकेगा क्या? No, 7n नहीं हो सकता। बट 8n है तो हो सकता है। 8n का 4n 4n आप कर सकते हो। तो ये नेचुरली होता है, ऐसे ही होता है। हमने ये ऑब्जर्व किए हैं तब बातें करते हैं। हम लोग ने पेपर पेन पे डिसाइड नहीं कर लिया। ठीक है, बायोलॉजी को बेटा सिंपल आप समझो, जो होता है वो हम लोग बोलते हैं। हम अपने ख्याली पुलाव नहीं पकाते पेन एंड पेपर लेकर के, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑब्जर्व, then make a hypothesis, then prove experimentally and make a law. That is what the science. पहले ऑब्जर्व करो। ठीक है, तारा गिर रहा है, अच्छा गिर रहा है, क्यों गिरता है? क्वेश्चन आया, हाइपोथेसिस बनाओ। टूट गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर का नाटक दिमाग में लाया। फिर बेटा हमने एक्सपेरिमेंटेशन शुरू किया, टेलीस्कोप लिया, ये लिया, वो लिया, खुद ही पहुंच गए तारे के पास में देखने, क्यों टूटा भाई तू, है ना? है ना? जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि अच्छा ये रीजन है, तो फिर उसको बनाओ लॉ या थ्योरी। ऐसा ऐसा ही होता है, पता है, ऐसा है ना, ये चीज है। करेक्ट है बेटा, है ना? दैट इज द साइंस, है ना? सो एनी और फ्यूचर में कोई दूसरा बंदा आकर करके उसको डिस्प्रूव भी कर सकता है कि ये वाली थ्योरी गलत है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, देखो ऐसा ऐसा है। सो दैट कैन हैपन। सो यहाँ पे भी वही बात है बेटा, है ना?
तो यहाँ इक्वल डिवीजन और ये चीज हो गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है नीट का, क्या यू कैन यू आंसर? ठीक है, अ पी प्लांट, बड़ा ही ध्यान से क्वेश्चन देखो, आसान है, बहुत इजी है। पी प्लांट हैविंग 28 क्रोमोसोम, a pea plant having 28 chromosome, what will be its haploid number, X number, basic chromosome number, and monoploid number? ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन लेते हैं, नंबर 1 ऑप्शन है 7 7 14, नंबर 2 ऑप्शन है 14 7 7, नंबर 3 ऑप्शन है 14 14 7, एंड नंबर 4 ऑप्शन है 7 7 7. So can any one of you tell me what should be the answer? ठीक है, देखो इसके लिए हमें बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक क्या है बेटा? ये देखो पी प्लांट का बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है बच्चों? 7 है ना। अगर पी प्लांट का बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पी प्लांट, देखो इसको हमें समझना है बच्चों। x इज इक्वल टू 7 है, हमको ये पता है x इज इक्वल टू 7, बराबर है। तो बेटा उसका n क्या होगा? n विल बी 7, क्योंकि n में भी 7 ही क्रोमोसोम होंगे। जितना बेसिक क्रोमोसोम होता है उतना ही n में होगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल सेट है, एक सेट में उतना ही होगा, ठीक है। तो 2n कितना होगा बेटा इसका? 14। 3n कितना होगा बच्चों? 21 है ना। और 4n क्या होगा रे? 28। तो अभी मुझे समझ में आया। अच्छा, तो ये जो प्लांट दिया है पी प्लांट, ये डिप्लॉयड है ही नहीं, ये तो टेट्राप्लॉयड है, 4n है। ये सर जो प्लांट दिया है, जो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, है ना, तो उसमें 28 क्रोमोसोम दिए हैं। इसका मतलब यार 28 है तो ये जरूर 4n है, टेट्राप्लॉयड है, डिप्लॉयड भी नहीं है। तो बच्चों बताओ, अगर 4n है तो उसका हैप्लॉयड क्या होता है रे? 2n। 4n का आधा कितना होता है? 2n। मतलब अगर 4n 28 है तो उसका आधा कितना होगा बेटा? 14 क्रोमोसोम्स। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ? सेकंड वन। सेकंड ऑप्शन। एग्जैक्टली, ठीक है। तो हमें ऐसे डील करना है कि कंसेप्ट है फिर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें जो है हमेशा जो भी कंसेप्ट है उससे आना चाहिए। इसी तरह से जब हम लोग पढ़ते हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो फिर हमें वो परफेक्ट होता है। नहीं तो आप कितना भी पढ़ो और आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ठीक है, तो ये फायदा नहीं होता। तो बच्चों यहाँ मैंने एक बहुत ही सादा सा कंसेप्ट आपको बताया। सादा कंसेप्ट है कि है ना, माइटोसिस और मियोसिस में एक्चुअली डिफरेंस क्या है, बस इतना ही बताना था मुझे। माइटोसिस में उतनी ही प्लॉइडी हो सकती है ना, चाहे जितनी भी प्लॉइडी हो उसकी माइटोसिस होगी। n है तो n मिलेगा, 2n है तो 2n मिलेगा, जो भी है। मियोसिस में अगर ऑड नंबर है तो मियोसिस नहीं हो सकता, इवन नंबर है तो मियोसिस होगा। 5n है तो मियोसिस नहीं हो सकता, बट 6n का मियोसिस होकर के 3n बन सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग। अब सर ये जो कुछ भी आपने बताया इसका क्या यूज है? हम तो प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या यूज है? तो इसमें यूज है, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया। तो बेटा जो अभी मैं कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपके लिए, है ना, प्लांट किंगडम ये चैप्टर समझाने का बेस्ट चाबी है, की है, ठीक है, बेस्ट ट्रिक है। क्योंकि वो सब माइटोसिस मियोसिस के ऊपर डिपेंड करता है, इसीलिए हम लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया। तो लेट्स बिगिन। देखो इसको समझते हैं बच्चों, बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लाइफ साइकिल। हमें अलग अलग प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है,
जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ऐसे 5 प्रकार के प्लांट्स ग्रुप्स के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या है, 3 प्रकार की लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको एल्गी में देखने को मिलती है। अब ये क्या चीज है मैं आपको थोड़ी देर बाद में बता दूंगा। दूसरी लाइफ साइकिल है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये वर्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड इससे कुछ ना कुछ संबंध है ना, हैप्लॉइड डिप्लॉइड। तो इसका बेसिक मैंने अभी आपको बताया। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और तीसरा प्रकार का लाइफ साइकिल है बेटा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपको जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा। दैट्स इट, सिंपल। तो 5 ग्रुप है ना, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ठीक है। सो नाउ अंडरस्टैंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों अलग अलग प्रकार है क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ, बड़े ध्यान से देखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग चीजों को समझते हैं। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले तो सेक्स ऑर्गन बनने चाहिए, करेक्ट है। सेक्स ऑर्गन बनेंगे, है ना। सेक्स ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस और, है ना, मतलब जिनको हम गोनैड कहते हैं, ओवरी, है ना। तो ये सेक्स ऑर्गन्स बनने चाहिए। दूसरी स्टेप आती है कि सेक्स ऑर्गन में गैमेट्स बनाने चाहिए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, गैमेट बनने चाहिए। और तीसरी स्टेप है बेटा ये गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए। मेल गैमेट कैन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, ठीक है, और जाइगोट बनाएगा। तो 3 स्टेप तो हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, मायने रखते हैं। पहला सेक्स ऑर्गन का बन जाना, सेक्स ऑर्गन्स में बेटा, है ना, गैमेट्स बनना, और गैमेट्स का फ्यूजन हो जाना, फर्टिलाइजेशन। इजी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आता, बड़ा सिंपल है। सेक्स ऑर्गन बनना चाहिए, सेक्स ऑर्गन से गैमेट्स बनने चाहिए, गैमेट्स का फ्यूजन होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इट्स सो सिंपल, यस और नो। नाउ अच्छा बच्चों, अगर ये है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, देखो। गैमेट्स हमेशा, जैसे कि स्पर्म भी होते हैं, एक सेल भी है ह्यूमन बींग्स में, अगर हम देखें तो गैमेट्स हमेशा ये होते हैं। ये देखो, ये एक हैप्लॉइड गैमेट है एन, एन इज अ हैप्लॉइड नाउ, क्यों, है ना, एन क्योंकि 2n का है, 2n का n हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ देखो, ये भी हैप्लॉइड है, गैमेट, 2 गैमेट है मेरे पास में यहाँ पे। अब ये दोनों गैमेट एक दूसरे के पास में आएंगे और एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को मैं सिनगैमी, मतलब ही फर्टिलाइजेशन कहता हूँ, सिनगैमी फ्यूजन, है ना, सिनगैमी कहता हूँ। इससे क्या बनेगा, इससे बनता है डिप्लॉइड जाइगोट, इससे बनता है डिप्लॉइड जाइगोट। ये क्या है सर, ये गैमेट है और ये भी गैमेट है। वो बहुत बढ़िया, गैमेट कैसे हैं, हैप्लॉइड है सर। और इससे पहले क्या बना, फ्यूजन से, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना सर। अच्छा, ऐसा हमेशा होगा? हाँ, हमेशा ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। हैप्लॉइड गैमेट्स यूनाइट एंड फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट, है ना। और जाइगोट से कुछ जिंदगी शुरू होती है यार, आइडेंटिटी, है ना। आप कितने छोटे थे, वही है ना क्वेश्चन, आंसर क्या है सर, मैं जाइगोट था, वहां से, अच्छा, ओ हो, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट। अभी देखो, गैमेट, गैमेट एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड जाइगोट से पॉइंट शुरू होगा। बट यहाँ पे एक और बार मैं सेम चीज वैसा ही लिखता हूँ, सेम टू सेम, फिर से बताओ वंस मोर। ये क्या है बच्चों, गैमेट है। ये क्या है, ये दूसरा गैमेट है। ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, ओके। तो इनका क्या हुआ, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, अट्रैक्ट हुए तो क्या हुआ, एक दूसरे को फ्यूज हो गए। अच्छा, फ्यूजन से क्या होगा सर, कुछ नहीं, इससे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, वेरी गुड। और इसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, सिनगैमी, मतलब क्या रे, फर्टिलाइजेशन सर। अच्छा, ओ, तो कहानी वही है, बार बार यही कहानी रिपीट होगी, जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन, यही कहानी है, ठीक है। हर लव स्टोरी का यही बेटा अंत है, आपको समझना है। एंड
चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एंड्स में हो, ठीक है। सो एवरीवेयर द सेम थिंग हैपेंस व्हेनेवर देयर इज वी से द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स मस्ट फ्यूज, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो एन विल एंटर इनटू द जाइगोट। बट सर कहानी में ट्विस्ट है ना, कोई भी मूवी एक ही जैसे शुरू होती है ना, एक जैसे शुरुआत होती है, एंट्रीज होगी, लिए आएगा, कैरेक्टर दिखाएंगे, बट कुछ ना कुछ ट्विस्ट उसमें आता है। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ट्विस्ट। होता क्या है कि इसमें ये जो मैंने बनाया है इसमें क्या होता है कि ये जो जाइगोट है ये तुरंत क्या करता है, जैसे ही बन गया उसने मियोसिस किया। आपको तो पता है यार, जब भी मियोसिस होता है 2n का क्या बन जाएगा, n, ठीक है। तो जो भी एडल्ट बॉडी बनती है, जितने भी उसमें है ना, जो भी फिलामेंट बनता है, जो कुछ भी बनता है एडल्ट बॉडी, वो हैप्लॉइड होती है। वो हैप्लॉइड है, एन है, वो कभी डिप्लॉइड नहीं होती, क्योंकि 2n ने जायगोट में तुरंत मियोसिस कर दिया, आगे बढ़ा ही नहीं, और इसके वजह से है ना एन बन गया। अब ये जो हैप्लॉइड बॉडी है, एडल्ट बॉडी, ये सेक्स ऑर्गन बनाएगा। तो सेक्स ऑर्गन कैसे बनेंगे, सेक्स ऑर्गन भी बेटा हैप्लॉइड ही बनेंगे, क्योंकि एडल्ट भी हैप्लॉइड है तो उसके सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड होंगे। अब अगर सेक्स ऑर्गन्स क्या करते हैं, देखो सेक्स ऑर्गन से गैमेट बनता है, अभी मैंने बताया था, मतलब गैमेट बनते हैं, गैमेट फ्यूज होते हैं। तो अगर बेटा खुद सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है, तो आप में से कौन बताएगा कि ये क्या करेगा अभी, माइटोसिस या मियोसिस टू प्रोड्यूस गैमेट? व्हाट इट विल डू, सेक्स ऑर्गन एन है और गैमेट भी एन है, तो क्या प्रोसेस होगी, है ना। अभी मैंने वही तो बेसिक समझाया आपको कि अगर जो भी पेरेंट में प्लॉइडी है वही अगर डॉटर सेल में प्लॉइडी आती है, तो वो क्या प्रोसेस होती है बच्चों, माइटोसिस। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से देखना। जाइगोट के बाद में मियोसिस हो गया। मियोसिस हुआ इसलिए जितने एल्गी दुनिया भर में आपको देखने को मिलते हैं, जितने भी पानी में वो तैरते हैं शैवाल, वो सारे हैप्लॉइड होते हैं, उनमें कभी डिप्लॉइड टू सेट नहीं होता, एक ही सेट होता है, एन। उनके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन बनते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, वो भी बेटा हैप्लॉइड होते हैं। इसलिए उनसे जो गैमेट बनते हैं वो तो हैप्लॉइड होते ही है, गैमेट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। इसकी वजह से गैमेट प्रोडक्शन में माइटोसिस दिखा आपको, ठीक है। तो सर मियोसिस कहाँ हुआ, मियोसिस यहाँ होता है, जाइगोट में मियोसिस होता है, इसलिए इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं, कहानी के दूसरी तरफ एक और कहानी है हमारे पास, वन अनदर स्टोरी हियर, देयर इज अनदर ट्विस्ट। इस ट्विस्ट को बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इस ट्विस्ट में देखो, ये जो है ना जाइगोट बना हुआ है, कहानी वैसे शुरू तो वैसी ही हुई है, सेम टू सेम, बट देयर इज अ ट्विस्ट। यहाँ क्या होता है, जाइगोट को बहुत ही बड़ा मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनाना है, ठीक है, मतलब एडल्ट बॉडी बनानी है एम्ब्रियो से। तो जो भी एडल्ट बॉडी बनती है वो भी डिप्लॉइड होती है, 2n, वो हैप्लॉइड नहीं होती, मतलब एंटायर एडल्ट बॉडी इज डिप्लॉइड। देखो आपके बॉडी में, आप सारे ह्यूमंस हो, आपके बॉडी में बच्चों हर एक के हर सेल डिप्लॉइड है, मतलब आप डिप्लॉइड है, ठीक है। तो आपके जाइगोट ने क्या किया था फिर, जाइगोट भी डिप्लॉइड था, आप भी डिप्लॉइड हो, मतलब जाइगोट ने क्या किया, मियोसिस किया क्या माइटोसिस किया? तो आंसर है माइटोसिस, क्योंकि जाइगोट में जो प्लॉइडी है वही प्लॉइडी आपके बॉडी में है, मतलब जाइगोट ने माइटोसिस किया था, मियोसिस किया ही नहीं। यही तो ट्विस्ट है, यस और नो, यस बच्चों, ठीक है। तो अगर बेटा यहाँ पे ये एडल्ट है और ये एडल्ट में सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं, तो सेक्स ऑर्गन्स भी कैसे होंगे, क्योंकि वो माइटोसिस से ही बनेंगे, तो सेक्स ऑर्गन विल बी डिप्लॉयड। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपको क्वेश्चन भी पता होगा कि मैं क्वेश्चन क्या पूछने वाला हूँ, कि ये सेक्स ऑर्गन्स अगर गैमेट बनाते हैं तो बेटा वो क्या प्रोसेस से बनाएंगे, माइटोसिस से या मियोसिस से, क्योंकि 2n से n बन रहा है, 2n से n बन रहा है, क्या क्वेश्चन है ना, माइटोसिस या मियोसिस? तो ऑब्वियसली ये देखो, ये डिप्लॉइड
डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, तो इसी को क्या बोलूंगा बच्चों में, मियोसिस। तो सर यहाँ मियोसिस अलग ही पोजीशन पे हुआ, हाँ बिल्कुल है। जाइगोट में मियोसिस नहीं हुआ, जाइगोट में मियोसिस बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर मियोसिस हुआ कहाँ? सर मियोसिस गैमीट बनाते वक्त हुआ है। ओहो, मतलब ये जो गैमीट्स बनते हैं, है ना, ये मियोसिस से बने, हाँ बिल्कुल। तो सर फिर इसको जाइगोटिक मियोसिस तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, फिर क्या कहेंगे? सर इसको हम लोग गैमेटोजेनिक मियोसिस कहते हैं। बच्चों समझ में आया रे? कहानी में ट्विस्ट है, दोनों कहानी एक साथ देख लो। both the stories in front of you at one time. Yes, एक में जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है, एक में गैमेटोजेनिक मियोसिस हो रहा है। ठीक है, तो दो प्रकार की लाइफ साइकिल मैंने आपके सामने रखी है, टू टाइप्स ऑफ द लाइफ साइकिल। ठीक है, एल्गी की एक है जहां पे डायरेक्ट मियोसिस हो जाता है जाइगोट में। तो बच्चा कहानी में देखो, अभी जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, तो अगर हम अपनी स्टोरी के बारे में सोचे ना, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्या सोचते हो कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, जो भी मतलब कंप्लीटली जो सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स होते हैं, चाहे किडनी हो, लीवर हो, हार्ट हो, ठीक है, ब्रेन हो, हर जगह पे बेटा, एवरीवेयर, एवरी बॉडी पार्ट में जितने भी सेल होते हैं वो सारे बेटा डिप्लॉयड होते हैं। मतलब हमारी जो एडल्ट बॉडी बनती है, जो मैच्योर्ड बॉडी बनती है, उसमें एवरी सेल इज डिप्लॉयड। ठीक है, हम बने कहां से हैं? फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से पूरी एंटायर बॉडी बनी। इस एडल्ट बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, ये भी बेटा डिप्लॉयड है। ठीक है, मतलब ह्यूमंस में या एनिमल्स में या बहुत सारे ऐसे भी प्लांट्स है जिनमें उनके जिंदगी में बेटा हैप्लॉइड स्टेज सिर्फ एक ही बार आएगी, जब गैमेट बनेंगे तब। उनके बॉडी में सिर्फ गैमेट्स ही हैप्लॉइड होंगे, बाकी सब डिप्लॉयड होगा। कोई भी चीज उनके एंटायर लाइफ टाइम में बेटा हैप्लॉइड नहीं बनती, गैमेट्स के अलावा कोई दूसरी चीज हैप्लॉइड नहीं बनती। तो कौन डोमिनेंट है, किसका ज्यादा बेटा है ना इम्पैक्ट है इसके लाइफ साइकिल के ऊपर, डिप्लॉयड का या हैप्लॉइड का? तो आप बोलोगे सर इसके जिंदगी में डिप्लॉयड छाया हुआ है एकदम से, हर चीज इसमें डिप्लॉयड है, हर स्टेज इसमें डिप्लॉयड है, सिर्फ एक ही चीज हैप्लॉयड हुआ है, गैमेट। ठीक है, तो जहां पे डिप्लॉयड जनरेशन हावी होती है उसको मैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहता हूं। प्लांट्स में ये ही हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है और एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ठीक है, नोटिस करो। नाउ एक और कहानी हमने इससे पहले देखी है जो कि एल्गी में होता है। आप इसकी जिंदगी में देखो तो एक बार झांक करके इसकी स्टोरी में, इसकी अडल्ट बॉडी हैप्लॉइड है, इसके सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है, इसमें गैमेट्स हैप्लॉइड है। तो फिर इसके जिंदगी में डिप्लॉइड क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ जाइगोट जो है वही डिप्लॉयड होता है, बाकी सब कुछ हैप्लॉइड होता है। मतलब आप देखोगे इसके लाइफ साइकिल में, इसके लाइफ में बेटा हैप्लॉइड का डोमिनेंस है, हैप्लॉइड का इफेक्ट है, हैप्लॉइड का बेटा है ना प्रभाव है। मतलब इसमें सब कुछ हैप्लॉइड है, एन सब कुछ। सिर्फ एक बार डिप्लॉयड कंडीशन आती है, वो जब जाइगोट बनता है। यस और नो? क्योंकि मियोसिस की पोजीशन बदली इसके वजह से। सो ओनली जाइगोट इज डिप्लॉयड, बाकी सब कुछ हैप्लॉइड। तो बेटा ऐसे लाइफ साइकिल को मैं क्या कहता हूं? दिस टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल इज कॉल्ड एज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल कौन है बेटा? एल्गी है। इवन जो आप फंजाई पढ़ोगे शायद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, उसमें बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, बट फंजाई प्लांट्स नहीं है, इसलिए सिर्फ हम लोग यहाँ पे एल्गी के बारे में बात करते हैं। तो ये है बच्चों जिसको हम लोग कहेंगे वन दैट इज द, है ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
आर यू क्लियर अबाउट इट? अगर मैं नीट में, सीईटी में, कहीं पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछूंगा कि जब भी जाइगोटिक मियोसिस होता है तो कौन से प्रकार का लाइफ साइकिल होगा, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक? जाइगोटिक मियोसिस, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, zygotic meiosis, haplontic life cycle, zygotic meiosis, haplontic life cycle, and then gametogenic meiosis, diplontic life cycle, gametogenic meiosis, diplontic life cycle, gametogenic meiosis, diplontic life cycle. क्या बेटा आपको कोई डाउट है? क्या मैं ये फिर से रिपीट करूं? है ना, जो भी चीजें हैं आप खुल के बोलो, जितना आप पूछोगे उतना ही आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना? यस एवरीवन, क्लियर है बच्चों ये जो भी मैंने बताया है? किसी को कोई डाउट है बच्चों? पूछ लो। नो सर। बहुत बढ़िया, नो सर। एकदम क्लियर है सब बच्चे, है ना? हाँ सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सारे बच्चे, एकदम इंटेलिजेंट, खतरनाक लेवल का नॉलेज है आपके पास में। ठीक है, तो बेटो ये बहुत ही आसान है यार, फिर तो कुछ नहीं आपके लिए चिल्लर चीज है, भयंकर चिल्लर है। देखो यहाँ अब बात करते हैं, सर एक और लाइफ साइकिल आपने मेंशन की थी यहाँ पे, है ना? ये तो हो गया, ये तो अच्छा ठीक है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी में होता है, हाँ ठीक है। सर यहाँ पे ये पॉइंट लिखो ना, क्या रे, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एल्गी, कौन सा मियोसिस, कौन सा मियोसिस? जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ पे लिखो ना सर, यहाँ पे क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सा मियोसिस? गैमीटोजेनिक मियोसिस, वेरी गुड। अब बचता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि होता है ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। ठीक है, अब इसके लिए मैं एक बेसिक थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो कि अपना स्टाइल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं, है ना, स्टाइल को समझते। देखो आपने कभी फ्लावरिंग प्लांट देखे हैं दुनिया भर में, गोल गोल जो आप भी देखे होंगे, कम से कम तो देखा होगा झंडू का पेड़, है ना? झंडू मतलब मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड, है ना? देखा है क्या? गेंदा। तो ये जो गेंदा होता है ये प्लांट है, और है ना? आम का पेड़ देखा होगा, मैंगो ट्री, टैमेरिंड ट्री, इस तरह से आपने अलग अलग ट्रीज देखे होंगे। ये सारे एंजियोस्पर्म्स है जो आपके आजू बाजू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये सारे स्पोरोफाइट है। सर ये क्या वर्ड है यार, स्पोरोफाइट क्या होता है? नाउ अंडरस्टैंड फाइटा का मतलब क्या है। ठीक है, चीजों को समझते हैं, बेसिक लेते हैं, बेसिक। देखो बेटा, मैं एक शब्द लिखता हूँ यहाँ पे, वन वर्ड हियर, द वर्ड इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट। अभी स्पोरोफाइट का क्या मतलब है? स्पोरोफाइट का मतलब होता है कि ऐसी प्लांट बॉडी, है ना, प्लांट प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स। तो जो प्लांट्स, फाइटा मतलब प्लांट, स्पोर्स मतलब स्पोर्स, स्पोर। तो जो प्लांट स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम स्पोरोफाइट कहते हैं। यस, ठीक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, है ना, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को मैं स्पोरोफाइट कहता हूँ। और हमेशा जितने भी स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, टू एन, हमेशा, ऑलवेज। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। स्पोर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट को मैं स्पोरोफाइट कहता हूँ। दूसरा वर्ड है, अब आपके टैलेंट को आप चेक करो, मुझे तो लगता है आप बता दोगे कि गैमेटोफाइट का क्या मतलब है। प्लांट्स विद गैमेट्स। ठीक है, ऑब्वियसली गैमेटोफाइट का सीधा ही मतलब है यार, आप एकदम से टैलेंटेड लोग हो, बिल्कुल खतरनाक। स्पोरोफाइट का मतलब, अगर स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट को देखो, आप किसी दुकान के सामने खड़े हो गए और दुकान पे लिखा है चॉकलेट वाला, तो क्या बेचेगा? चॉकलेट। और दूसरा लिखा हुआ है बिस्किट वाला, तो क्या बेचेगा? बिस्किट, सिंपल। तो स्पोरोफाइट, स्पोरो वाला, स्पोर वाला प्लांट। तो गैमेटोफाइट क्या है? गैमेट वाला, है ना? तो गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस द प्लांट व्हिच प्रोड्यूसेस द, और आई विल राइट डाउन डायरेक्टली,
गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट। तो गैमिट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, तो गैमिटोफाइट जितने भी होते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं हमेशा। तो ये है बेसिक। Sporophyte is always diploid, gametophyte is always haploid. Sporophyte is a spore producing plant, gametophyte is a gamete producing plant. जो plant body gamete produce करती है उसको मैं gametophyte कहता हूँ। Sporophyte क्या है? जो plant body spores produce करती है उसे मैं sporophyte कहता हूँ। सिंपल है ना, इजी है ना। तो अगर ये है, अब मैं बोलता हूँ कि सपोज मैंगो कुछ प्लांट्स है, जैसे क्रिसमस ट्री शायद देखा होगा आपने। इसके जिंदगी में है ना आपको दो जनरेशन देखने को मिलती है, दो जनरेशन देखने को मिलती है। मतलब मैं आपसे बिल्कुल बेसिक है ना, आपको टैलेंट को चैलेंज करने वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, जो अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर, है ना। आप टैलेंटेड हो। देखो, अगर एक 2n जनरेशन है, एक 2n प्लांट बॉडी है, उसको n प्लांट बॉडी में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो उसने कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए? 2n से n बनने के लिए क्या होना चाहिए? सिंपल क्वेश्चन है। 2n से n बनने के लिए क्या होना चाहिए? कौन सी प्रोसेस ऐसा कर सकती है? रिपीट करो Meiosis. बेटा। बिल्कुल, इसमें कौन सा बड़ा कार्यक्रम है? कुछ नहीं, मियोसिस होगा तभी तो ये पॉसिबल है 2n से n, है ना। दैट्स इट, है ना, मियोसिस से होगा। बट अगर मैं ये पूछता हूँ आप सबसे कि अगर n से 2n करना है तो फिर क्या प्रोसेस होनी चाहिए भाई? क्योंकि माइटोसिस से तो n से n होगा। माइटोसिस क्या है, जितना प्लॉइडी उतना ही रहता है, यहाँ डबल हो रहा है। तो कैसे हो सकता है डबल? कैसे हो सकता है? डबल होने का एक ही तरीका है जो मैंने ऊपर बताया आपको। n से 2n कैसे हो सकता है? सिंपल है, n से 2n हो सकता है बाय द सिनगैमी। मतलब आपको दो n चाहिए, दो गैमेट चाहिए जो फ्यूज हो जाएंगे तो 2n बनेगा। यस और नो? इज इट रॉकेट साइंस? ना, सिंपल। 2n से n है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड मियोसिस से हो सकता है। बट हैप्लॉइड से डिप्लॉइड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, सिनगैमी करनी पड़ेगी। यस और नो? बच्चों क्लियर है? हाँ, अरे क्लियर है सबको? 2n से n कैसे करोगे? मियोसिस से। n से 2n कैसे होगा? सिनगैमी से। नाउ अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जस्ट सिंपल सिंपल लॉजिक, है ना। यहाँ पे अगर मैंने ये कहा कि स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड, दिख रहा है आपको, एंड गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। यस, ये देखो, ये है गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत सिंपल। स्पोरोफिटिक प्लांट की जनरेशन है, उस स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन आने के लिए कौन सी प्रोसेस होना जरूरी है? तो आंसर क्या दोगे? सर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट मियोसिस से होता है। वेरी गुड। अच्छा, मतलब 2n से n। और अगर गैमेटोफाइट से स्पोरोफिटिक जनरेशन वापस आनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? सर गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन आने के लिए सिनगैमी मतलब फर्टिलाइजेशन करनी पड़ेगी। ओहो, ऐसा है? मतलब दो जनरेशन है और दो स्टेप्स है। स्पोरोफाइट से गैमेटोफिटिक जनरेशन मियोसिस से आता है, और गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन फर्टिलाइजेशन से आता है, सिनगैमी से आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? व्हाट इज स्पोरोफाइट? सर जो स्पोर Yes. प्रोड्यूस करता है वो। व्हाट इज गैमेटोफाइट? सर जो गैमेट प्रोड्यूस करता है वो। ओहो, ऐसा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। नाउ देखो, और दो वर्ड्स मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक है बेटा गैमेटेंजिया। गैमेटेंजिया का मतलब होता है गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन।
मतलब सेक्स ऑर्गन्स, और दूसरा है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का मतलब है स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये दो वर्ड्स है जो हमें काम आएंगे। गैमेटेंजिया इज अ गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जो गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे। गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेटेंजिया डेवलप होंगे, और गैमेटेंजिया गैमीट प्रोड्यूस करेगा। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया प्रोड्यूस होंगे, और स्पोरेंजिया बेटा स्पोर प्रोड्यूस करेगा। इस तरह से लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको नोटिस क्या करना है, मैं एक और बार, है ना, अब आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा डायरेक्टली। मान लेते यहाँ पे मैंने लिखा गैमेटोफिटिक जनरेशन, और यहाँ लिखा बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन। ठीक है, ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गैमेटोफाइट से अगर स्पोरोफाइट बनाना हो तो कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए, और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बननी है तो कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए, सर गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। वेरी गुड, अब आप आंसर दे सकते हो। सर अगर n से 2n बनना है ना, तो एक ही प्रोसेस हो सकती है, वो क्या है, सिनगेमी। फर्टिलाइजेशन होगा तो ही हो सकता है ना। और स्पोरोफाइट से अगर गैमेटोफाइट बनना है तो क्या होना चाहिए, सर मियोसिस होगा तभी होगा। अच्छा, ये बात है। ओके, आर यू श्योर एवरीवन इज क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। इफ यू आर श्योर अबाउट दिस वन, अब इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ इस छोटी सी कहानी को। ये तो ट्रेलर है ना, इस ट्रेलर को बेटा हम मूवी में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट हाउ टू मेक इट, है ना, जस्ट सी इट, सो मेक इट पॉसिबल। देखो यहाँ पे हम इसको मूवी में कन्वर्ट करते हैं। आई विल राइट डाउन अगेन गैमेटोफाइट, स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है। मुश्किल कुछ होता ही नहीं है दुनिया भर में। पता है डिफिकल्ट चीज क्या है, जिसको आपने डिफिकल्ट मान लिया वही डिफिकल्ट है। जिस चीज को आपने इजी मान लिया वो इजी, दैट्स है ना, दैट इज ओनली द स्टेट ऑफ माइंड, नथिंग इज डिफिकल्ट। सो गैमेटोफाइट ये चीज है ना। अभी देखो गैमेटोफाइट इज अ सिंपल, है ना, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। गैमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे बेटा, है ना, सेक्स ऑर्गन्स। क्या डेवलप होते हैं उसमें, है ना, मेल, जस्ट आई विल राइट डाउन लाइक दिस वन। उसके ऊपर प्रोड्यूस होगा बेटा मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो दो प्रकार के सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट के ऊपर प्रोड्यूस होंगे, जो दोनों हैप्लॉइड होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन इज हैप्लॉइड एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन इज हैप्लॉइड इन केस ऑफ दिस, क्योंकि डायरेक्टली बने हैं, माइटोसिस से बने हैं। गैमेटोफाइट से मेल सेक्स ऑर्गन बना, फीमेल सेक्स ऑर्गन बना। नाउ फीमेल सेक्स ऑर्गन विल प्रोड्यूस समथिंग दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, द फीमेल गैमेट, जिसको मैं एक सेल लिख देता हूं। Female sex organs will produce the female gamete, that is the egg cell. Egg cell is haploid. Male sex organ will produce the male gamete, है ना, this is a male gamete. Sperm, ठीक है। तो स्पर्म प्रोड्यूस होगा मेल गैमेट, फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमेट, एग सेल प्रोड्यूस होगा, दोनों हैप्लॉइड है। नाउ बेटा यहाँ पे हम लोग, है ना, इनकी जिंदगी का कलर बदल देते हैं। ठीक है, चेंज द कलर, व्हाट विल हैपन, है ना। ये देखो, ये एक सेल हैप्लॉइड है, ये मेल गैमेट हैप्लॉइड है। दोनों कहीं ना कहीं बेटा, है ना, अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे के तरफ, और अट्रैक्ट होने के बाद में इनके बीच में होगा सिंगैमी, मतलब ही होगा फर्टिलाइजेशन, और बन गया यहाँ पे 2n जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। नाउ ये डिप्लॉइड जाइगोट है, ये माइटोसिस कर करके एम्ब्रियो बन जाता है ना, जो कि डिप्लॉइड ही होता है। एम्ब्रियो से बनता है बेटा कंप्लीट एक प्लांट बॉडी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट।
ये एक प्लांट है जिसको रूट होता है, स्टेम होता है, लीव्स होता है, जो हम लोग आजू बाजू में देखते हैं हमारे, ठीक है। तो ये बन जाता है बेटा स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड है। अब ये जो स्पोरोफाइट होते हैं, इनके ऊपर इनका ऑर्गन प्रोड्यूस होता है। ऑर्गन क्या है बेटा? स्पोरेंजिया। जैसे गैमेटोफाइट के ऊपर गैमेटेंजिया बने, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, वैसे ही बेटा स्पोरोफाइट के ऊपर बनते हैं स्पोरेंजिया, स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ये स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है। अभी स्पोर मदर सेल क्यों कहते हैं इन सेल्स को? क्योंकि ये स्पोर प्रोड्यूस करेंगे, बराबर। अरे चिंटू की मम्मी, ऐसा जब शब्द यूज करेंगे तो इसका सीधा मतलब है कि वो चिंटू की माँ है, और क्या, ठीक है। तो स्पोर मदर सेल, स्पोर की मम्मी कौन है? तो स्पोर की माँ, मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग, यस और नो। तो स्पोर मदर सेल्स विल प्रोड्यूस द स्पोर्स, बट अंडरस्टैंड दिस, यहाँ पे ट्विस्ट है बेटा। जितने भी स्पोर्स बनते हैं वो सारे हैप्लॉइड होते हैं। स्पोर्स आर हैप्लॉइड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ? क्योंकि स्पोर मदर सेल तो डिप्लॉयड है, तो स्पोर प्रोड्यूस होंगे तो हैप्लॉइड, तो यहाँ पे यार होता है मियोसिस। जैसे मियोसिस होगा, स्पोर मदर सेल ने हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। और ये हैप्लॉइड स्पोर जमीन के ऊपर गिरते हैं, जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन होने से ग्रीन गैमेटोफाइट बनते हैं, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है इस पूरे स्क्रीन के ऊपर, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको दोनों प्रकार की जनरेशन देखने को मिल रही है, एक गैमेटोफिटिक जनरेशन और एक है स्पोरोफिटिक जनरेशन। जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है सब गैमेटोफिटिक जनरेशन है, सब कुछ हैप्लॉइड है। स्पोर्स हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है, एक सेल में है ना, और मेल गैमेट हैप्लॉइड है, एवरीथिंग इज हैप्लॉइड। बट ऑन अदर हैंड अगर आप देखो जो पर्पल कलर में लिखा हुआ है ना, वो सब कुछ डिप्लॉयड है। जाइगोट डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, स्पोरेंजिया डिप्लॉयड है, स्पोर मदर सेल्स जो स्पोर है ना, जो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं वो सब डिप्लॉयड है। क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? Yes. ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक रेड लाइन यूज करते हैं, देखो ये वाली, यहाँ पे हमने रेड लाइन यूज करी, तो थोड़ा सा थिक कर देते हैं रेड लाइन को। तो देखो ये जो है, दिस इज अ रेड लाइन। ओहो, ना आपको दिखाई दे रहा है कि ये रेड लाइन जो है ना, दो तरफ सेपरेशन कर रही है। ऊपर जितना भी जनरेशन है सारे हैप्लॉइड है, और नीचे जितना जनरेशन है सारा डिप्लॉयड है। अब प्यारे बच्चों, मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ नोटिस करें कि यहाँ पे ऐसा मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ हैप्लॉइड का डोमिनेंस है, हैप्लॉइड का प्रभाव है? नहीं कह सकते, क्योंकि जितने स्टेजेस आपको हैप्लॉइड के देखने को मिलते हैं उतने ही स्टेजेस आपको डिप्लॉयड के भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब ना ही ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहना लेके लायक है, और ना ही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बच्चों आप तो बता सकते हो यार, इसे मैं क्या कहूंगा? क्या कहूंगा इसको मैं? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या कहूंगा इसको मैं? हैप्लो, क्योंकि हैप्लॉइड भी उतना ही है, और डिप्लो क्योंकि डिप्लॉइड भी उतने स्टेजेस है। नो वन इज मोर, नो वन इज लेस, ठीक है। सो हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डन। क्लियर है क्या रे? हाँ हैप्लो सर. डिप्लॉन्टिक दोनों प्रकार की लाइफ साइकिल आपको पूरे जोश में, पूरे है ना, हर स्टेज दिखा रही है। जैसे ऊपर हमने देखा था हैप्लॉन्टिक में सिर्फ एक ही चीज डिप्लॉयड बनी थी, जाइगोट, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं था। हमने डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी, उसमें देखा था कि सिर्फ गैमेट ही हैप्लॉयड थे, बाकी सब डिप्लॉयड था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टेजेस है जो हैप्लॉयड है, और बहुत सारे ऐसे भी है जो डिप्लॉयड है। इसलिए इस लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। सबसे मजेदार बात क्या है, आप थोड़ा नोटिस करना, यहाँ पे गैमेट बनाते वक्त मियोसिस नहीं हुआ। कैन यू सी? देखो ये है सेक्स ऑर्गन और ये है एक सेल। सेक्स ऑर्गन हैप्लॉइड है,
एक सेल भी हैप्लॉइड है, मतलब माइटोसिस से ही गैमेट बने, बराबर? हाँ या ना? एन से एन बने ना, तो माइटोसिस से ही गैमेट बने। और मजेदार बात यह है कि यहाँ जाइगोट ने भी मियोसिस नहीं किया। देखो वो खुद 2n है, 2n से उसने एम्ब्रियो बना दिया, मतलब ना यहाँ पे गैमेटोजेनिक मियोसिस हुआ और ना ही जाइगोटिक मियोसिस हुआ। कैन यू सी इट? दोनों ही नहीं। तो फिर यहाँ मियोसिस कब हुआ? यहाँ मियोसिस हुआ जब स्पोर बनाना है, इसीलिए मियोसिस यहाँ पे इसको हम लोग स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? स्पोरिक मियोसिस कहते हैं। स्पोरिक मियोसिस का मतलब क्या बेटा? जब स्पोर है ना मियोसिस से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो जब भी बेटा मैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लिखता हूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा बेटा? स्पोरिक मियोसिस, मतलब तीसरे प्रकार का मियोसिस। ठीक है, देखो अभी आपके टैलेंट को मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ देखो, आराम से आपके टैलेंट को चैलेंज करता हूँ और आप बहुत इंटेलिजेंट हो। ठीक है, देखो नोटिस करो, मैं आपसे पूछूंगा कि गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज कौन सी है? Which is the first stage of the gametophytic generation? Can you give the answer? और ये नीट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पहले पूछा है नीट में, सीईटी में। बताओ गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज क्या है? Syngamy. हाँ बोलो, Syngamy. थोड़ा सा जोर से, क्या बोल रहे हो? Syngamy is the first Syngamy. process. सिनगैमी। गैमेटोफिटिक जनरेशन जो ब्लैक कलर में है वही गैमेटोफिटिक जनरेशन, जो हैप्लॉइड है वही गैमेटोफिटिक जनरेशन है। गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज क्या है? Formation First of stage. male sex organ and female sex organ. No, it's not the first stage. आपको नोटिस करना है यहाँ पे, देखो है ना, आप ट्राई करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गलत हुआ तो गलत हुआ, उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, गैमेटोफिटिक जनरेशन बच्चों यहाँ से शुरू हुई, ब्लैक कलर हैप्लॉइड, पहला हैप्लॉइड स्टेज स्पोर्स है। इज इट? पहली हैप्लॉइड, क्योंकि गैमेटोफिटिक जनरेशन इसको कहते हैं हम लोग, जो कि हैप्लॉइड जनरेशन है उसको मैं गैमेटोफाइटिक जनरेशन कहता हूँ। तो गैमेटोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज क्या है? आंसर है स्पोर्स। स्पोर्स फर्स्ट स्टेज, समझ रहे हो, है ना? एक और क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन, गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज क्या है? अभी तो बता सकते हो आप। गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट, हम बोलो। Termination. क्या क्या बेटा? Germination. लास्ट स्टेज गैमेटोफिटिक जनरेशन के, देखो ये गैमेटोफिटिक जनरेशन यहाँ खत्म होती है, यहाँ खत्म होती है। जो भी ब्लैक में है, जो भी हैप्लॉइड है, पूरा गैमेटोफिटिक जनरेशन है। ठीक है, देखो दिस इज अ जनरेशन, कंप्लीट जनरेशन। स्पोर्स, फिर गैमेटोफाइट, फिर सेक्स ऑर्गन्स, फिर गैमेट। इट इज एंटायर गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, आपको समझ में आया? इसीलिए मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन पूछने से आपको क्लैरिटी आती है। अच्छा वो ऐसा था, हम कुछ और ही सोच रहे थे, दुनिया गोल है। ठीक है, तो गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू होती है स्पोर से और खत्म होती है बेटा गैमेट्स पे, एक सेल और मेल गैमेट, समझ रहे हो? और दिस इज एंटायर गैमेटोफाइटिक जनरेशन, मतलब हैप्लॉइड। स्पोर इज हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर हैप्लॉइड एंड गैमेट्स आर हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड जनरेशन की पहली स्टेज स्पोर्स है। हैप्लॉइड जनरेशन की बेटा लास्ट स्टेज एक सेल मेल गैमेट फीमेल गैमेट है, मतलब गैमेट्स इज द लास्ट स्टेज। आर यू श्योर? जनरेशन आपको दिखेगा? Spores कैसे first stage है? कैसे नहीं है? हैप्लॉइड क्या बना सबसे पहले? सबसे पहले हैप्लॉइड क्या बना? यस और नो? सबसे पहले हैप्लॉइड क्या बना? स्पोर्स ही बने। स्पोर्स सबसे पहले बने, वो जर्मिनेट हुए तो गैमेटोफाइट बने। गैमेटोफाइट के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स आए, सेक्स ऑर्गन्स ने है ना गैमेट बना दिए।
दैट इज द एंड, गैमेट बनती एंड, क्योंकि गैमेट बाद में क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। यस एवरीवन, Yes, sir. यस। नाउ अगेन वन क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन, स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। Spore mother cell. फर्स्ट स्टेज ऑफ, फर्स्ट स्टेज खत्म हो रहा है, वो Zygote. नहीं कुछ। एग्जैक्टली, जायगोट इज द फर्स्ट स्टेज। पहली बार यही बना ना सिनगैमी से, क्योंकि ये एंड हो गया इधर। जैसे ही गैमेटोफाइट एंड हो गया, यहाँ पे स्पोरोफाइट की शुरुआत हुई। देखो हमेशा पहली स्टेज जायगोट ही होगी, स्पोरोफाइटिक। सेकेंड स्टेज एम्ब्रियो, थर्ड स्टेज स्पोरोफाइट, फोर्थ स्टेज स्पोरेंजिया, लास्ट स्टेज क्या है बेटा स्पोरोफिटिक जनरेशन की? Spore mother cell. बहुत बढ़िया, अभी आ गया तुम लोग। ये है लास्ट स्टेज, ठीक है। गैमेटोफिटिक की फर्स्ट स्टेज स्पोर है, सेकेंड स्टेज गैमेटोफाइट है, थर्ड स्टेज बेटा सेक्स ऑर्गन्स है, और लास्ट स्टेज है गैमेट, ठीक है। और दो प्रोसेसेस हो रही है जो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक जनरेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर रही है। एक तरफ फर्टिलाइजेशन है, दूसरी तरफ मियोसिस है। अरे अभी तो क्लियर है? यस। Yes, sir. हाँ, ये क्वेश्चन जब तक नहीं पूछता ना तब तक वो आइडिया ही नहीं जनरेट होता, अरे वो क्या रहा है। गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरुआत बेटा स्पोर से होती है, क्योंकि जो हैप्लॉइड है उसी को मैं गैमेटोफिटिक जनरेशन कहता हूँ। जो हैप्लॉइड है, मैंने क्या कहा, गैमेटोफिटिक जनरेशन इज हैप्लॉइड एंटायरली। तो ये जो बीच में रेड लाइन बनाई है हेवी वाली, ये क्या बाइफरकेट कर रही है? ऊपर के गैमेटोफिटिक जनरेशन को नीचे के स्पोरोफिटिक जनरेशन से सेपरेट कर रही है, करेक्ट है ना? दैट इज द पॉइंट। तो कैन आई आस्क यू द सेम क्वेश्चंस? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन? व्हाट शुड बी द आंसर? Pores. Very good. What is the last stage of gametophytic generation? What should be the answer? Gamete. Gametes. Very good. Then, what is the first stage of sporophytic generation? Zygote. Zygote. Very good. And then, last question is, what is the last stage of sporophytic generation? Spore mother Mother. cell. Simple. That's so. This is what required. No, that is what the required thing. ठीक है, तो ये देखो, इसको बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि इसमें हैप्लॉइड भी बहुत सारे स्टेजेस दिखाई देते हैं और डिप्लॉइड के भी बहुत सारे स्टेजेस दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है बच्चों? ये देखने को मिलता है इन द टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे पेज पे आते हैं। देखो ये है हमारा इनिशियल जो एम था, हमने पढ़ा यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसमें कौन से प्रकार का मियोसिस होता है? स्पोरिक मियोसिस। क्या होता है बेटा? तो तीन टाइप के बेटा मियोसिस है, जायगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटोजेनिक मियोसिस। जायगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस एज वेल एज द गैमेटोजेनिक मियोसिस, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं भी कि जायगोटिक मियोसिस मतलब कौन सा लाइफ साइकिल, आप बोलोगे सर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्पोरिक मियोसिस मतलब कौन सा लाइफ साइकिल, सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और सर गैमेटोजेनिक मियोसिस मतलब कौन सा लाइफ साइकिल, तो इट इज अ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यस एवरीवन, Yes, sir. है ना? मैच द कॉलम, मैच द कॉलम आता है, मैच द कॉलम आएगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उधर है मियोसिस के टाइप, जायगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटोजेनिक मियोसिस। दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। अब बच्चों याद रखो, ये है बेसिक। एक्चुअली बेसिक क्यों है? क्योंकि हम लोग आने वाले क्लास में एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इन पांचों के बारे में, है ना, कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन जो हमारे बुक्स में दी है उतनी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में तब आना चाहिए एल्गी, हाँ सर एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, दैट्स इट, डन, इतना ही है, ठीक है।
ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट सर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। ऐसा होता है, फर्स्ट स्टेज वो होती है, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज, है ना, इस तरह से स्पोरिक मियोसिस। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो ये दिमाग में आपके आना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम लोग, क्योंकि ये देखो ये बेसिक है, ये बेसिक है बच्चों, है ना, ये बेसिक है। ये देखो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप एक और बार इसको देखो, क्योंकि ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है इस चैप्टर का, इसको आप समझो एक और बार, ठीक है। और आपको ये आगे का चैप्टर बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल बात नहीं है, इट्स सो इजी। सो राइट नाउ हम यहाँ पे एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं। देखो हमारी एनसीईआरटी में कहीं ले लिखा हुआ है, देखो एल्गी के बारे में जब भी मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे सर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, बट ऐसा है कि एक एल्गी है जो हमारे बुक में लिखा हुआ है, जिसका नाम है बेटा, है ना, फ्यूकस। ठीक है, क्या है बेटा, फ्यूकस। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अलावा फ्यूकस नाम का एल्गी है, ठीक है, जो कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है। तो ये है एक्सेप्शन। ऑल्दो ये एल्गी है, बट ये बिरादरी के बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है। उसके बिरादरी वाले जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कर रहे हैं, ये जो है ना, ये बोल रहा है कि मैं अपना टीम अलग बना रहा हूँ, है ना, आई वांट टू मेक समथिंग डिफरेंस इन लाइफ। तो बेटा ठीक है, क्या करेगा, नहीं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल करेगा, ठीक है। तो एल्गी होने के बावजूद ये फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, दैट्स द एक्सेप्शन। और ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यही है, कुछ तो ऐसा पूछेंगे जो एक्सेप्शन है। नाउ अब ये आते हैं यहाँ पे बेटा, जो भी लाइफ साइकिल हमें यहाँ पे देखी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल तो यार देखो टेरिडोफाइट शो करते हैं, है ना, जिम्नोस्पर्म्स भी शो करते हैं, बट सॉरी ठीक है, जिम्नोस्पर्म नहीं, ब्रायोफाइट भी शो करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बच्चों हम लोगों को नोटिस करना है कि जैसे ये है बच्चों पॉलीसाइफोनिया, दूसरा है एक्टोकार्पस, और है केल्प, ये सारे एल्गी है, ठीक है। ये सारे एल्गी होने के बावजूद भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमारी हमारी बुक में दिया हुआ है, ये नाम सब हमारे बुक में दिया हुआ है। और माइंड इट कि आपको ये याद करा दूंगा मैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको याद ही करा दूंगा, आपको पता हो जाएगा। अच्छा सर, हाँ तो अभी लग रहा है इंट्रोडक्टरी, अच्छा नए नए हैं, बट ठीक है ना, एकदम बहुत ज्यादा टेंशन में आने की जरूरत ही नहीं है, आपको एकदम याद हो जाएगा। बट आज का पॉइंट क्या है, थोड़ा ध्यान से समझो। आज का पॉइंट बिल्कुल सिंपल है कि एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। मियोसिस के पॉइंट से बात करोगे तो जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस, गैमेटोजेनिक मियोसिस, ऐसे 3 प्रकार के मियोसिस मैंने आपको बता के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आने वाले लेक्चर्स में बच्चों डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, थोड़ा बहुत हमारे एनसीईआरटी में है, उतना छोटा सा पोर्शन हम लोग लेंगे, अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एंड देन विल टॉक अबाउट द एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में वो हटा भी दिया गया है, ठीक है। और एंजियोस्पर्म्स के लिए बहुत सारे अलग भी चैप्टर्स भी दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट होगा सिर्फ 4 ही, है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स, इनके बारे में पढ़ना, इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ना, इनके कुछ एप्लीकेशंस पढ़ना, यूजेस पढ़ना, और इनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना। तो लाइफ साइकिल तो वैसे ही हो चुका है, ठीक है, आपको पता है कौन से इसमें क्या लाइफ साइकिल होता है, बट थोड़ा सा इसका एक्सटेंशन हमें आगे के क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के क्लास में जो मैंने बताया उसके रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो बच्चों। यस एवरीवन, हेलो। Yes.
If you have a doubt, you can ask. If you don't have a doubt, so we'll close today. ठीक है, पहले दिन बहुत होता है इतना, है ना, है कि नहीं? तो नेक्स्ट टाइम में बेटा हम लोग अलग This PDF. what? Yes, yes, yes. Will I you will sh- share. Yes, yes. I will share this. No problem. It will be sent directly to you. ये आपके लिए ही तो है, मेरे लिए थोड़ी है. मैं तो लिखते चला जाऊंगा, मुझे तो आता है ना? आपको आना चाहिए. Yes, no problem at all. Anything else? No, sir. Okay, so thank you. Have a nice day. Enjoy. Bye, sir. Have a nice day.